मेरा नाम जय है और मेरी उम्र 19 साल है। हमारा घर भी दूसरे हिंदुस्तानी घरों जैसा ही था। सुबह सवेरे मंदिर की घंटियों की आवाज से दिन का आगाज होता। माँ तुलसी पूजन करती और पिताजी अपने दफ्तर जाने की तैयारी करते। सब लोग अपने अपने कामों में मग्न रहते। माँ और पिताजी अपने दफ्तर के कामों में व्यस्त। मेरी दो बहनें, नित्य जिसे सब प्यार से नीति कहते हैं, और रोहिणी जिसे सब रोही पुकारते हैं, जो पढ़ाई के लिए हमारे साथ पटना से आई हुई थीं, अपनी किताबों में गर्क रहती और मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में व्यस्त था। सब कुछ सामान्य सा चल रहा था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए घर में सबसे बड़ा भी था। पिताजी थोड़े गंभीर और उसूल पसंद स्वभाव के मालिक हैं, लेकिन हम सब घर में काफी दोस्ताना माहौल में रहते हैं। माँ और दोनों बहनों के साथ हल्का फुल्का हंसी मजाक और छेड़छाड़ चलती रहती है। शाम को पूजा के बाद हम सब रात का खाना साथ ही खाते हैं। एक शाम मैं अपनी दुकान जय इलेक्ट्रॉनिक्स से घर लौटा। दिन भर की घमाघमी के बाद मैं थका हुआ था, लेकिन घर की रौनक देखकर थकान दूर हो गई। हाथ मुंह धोकर तरोताजा हुआ और सीधा खाने की मेज पर आ गया। माँ ने गरम गरम रोटियां और सब्जी बनाई थी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। हम सब ने मिलकर खाना खाया, हंसी मजाक किया। खाना खाने के बाद मैं अपने बचपन के दोस्त ओम के पास चला गया। ओम की दुकान मेरे घर के पास ही थी और मैं रोजाना खाने के बाद कुछ देर ओम के साथ वक्त गुजारता था। हम देश की हालात पर बहस करते, नई फिल्मों के किस्से सुनाते और जिंदगी की छोटी छोटी बातों पर हंसते थे। जब रात को वापस घर आया तो पूजा हो चुकी थी और सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे। माँ, पिताजी और बहनों के कमरे नीचे थे और मेरा कमरा ऊपर। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो टीवी लाउंज में हल्की रोशनी थी और नीति टीवी देख रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वह ट्राउजर और एक डीली टी शर्ट में बैठी थी, जो उस पर बहुत भली लग रही थी। नीति, अभी तक सोई नहीं तुम? मैंने धीरे से पूछा। वह चौंकी और मुड़कर देखा। उसकी आंखों में हल्की नींद की झलक थी, मगर टीवी देखने की चमक ज्यादा थी। जय, तुम कब आए? हाँ, नींद नहीं आ रही और सुबह कॉलेज की भी छुट्टी है, इसलिए जाग रही हूँ। रोही सो गई है। मैं बोर हो रही थी तो टीवी देख रही थी। मैं उसके पास ही सोफे पर बैठ गया। मैं भी तुम्हारे साथ देखता हूँ। हम दोनों खामोशी से टीवी देखते रहे। फिर मुझे हल्की प्यास महसूस हुई। नीति, एक कप चाय बना दोगी? मैंने फरमाइश की। नीति मुस्कुराई। अच्छा, बनाती हूँ। तुम जब तक ऊपर से कपड़े बदल कर आ जाओ। मैं अपने कमरे में आया, अपने काम वाले कपड़े बदले और नीचे आ गया। नीचे आया तो नीति रसोई घर के बाहर ही खड़ी थी और उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। क्या हुआ? बाहर क्यों खड़ी हो? मैंने पूछा। नीति ने हल्के से लरजते हुए हाथ से रसोई घर की तरफ इशारा किया। जय, रसोई घर में छिपकली आ गई है। मैं हंस पड़ा। अरे यार, तुम भी बहुत डरपोक हो, चलो दिखाओ कहाँ है। मैं नीति के साथ रसोई घर में दाखिल हुआ। उसने एक कैबिनेट की तरफ इशारा किया। वहां वाकई एक छिपकली बैठी थी, जो शायद खुद भी हमसे ज्यादा डरी हुई थी। मैंने हल्के से आवाज निकालकर उसे वहां से भगा दिया। फिर मैं नीति की तरफ मुड़ा। लो नीति, अब चली गई है, अब तुम चाय बना लो। नीति ने मासूमियत से सर नफी में हिलाया और बोली, नहीं जय, मुझे डर लगता है। आपने चाय पीनी है तो मेरे साथ रहें, वरना मैं नहीं बनाऊंगी। मैंने उसकी आंखों में देखा, जहां अब भी हल्का सा खौफ छलक रहा था। ठीक है, मैं रसोई घर में ही हूं, तुम चाय बनाओ। नीति ने चाय का पानी चूल्हे पर रखा। पानी गर्म होने लगा तो वह बोली, जय, कैबिनेट से मुझे पत्ती और चीनी निकाल कर दें। वह चूल्हे के पास खड़ी थी और मैं उसके पीछे खड़ा होकर कैबिनेट से चाय का सामान निकालने लगा। जब मैंने चाय का डिब्बा निकालकर नीति को दिया तो मेरा हाथ उसके हाथ से हल्का सा छू गया। उसने एक लम्हे को साकित होकर आंखें बंद कीं, जैसे किसी बरकी रो का झटका लगा हो। मैं भी हिचकिचा गया। मेरा दिल एक धड़कन छूट गया। ये हम दोनों के साथ पहली बार हुआ था और मुझे भी अजीब लगा कि यह अचानक क्या हो गया। क्या ये सिर्फ एक छुअन थी या इसमें कुछ और था? मैं कुछ नहीं बोला और खामोशी से वापस लाउंज में आकर बैठ गया। नीति ने चाय बनाई और कप में डालकर लाउंज में आ गई। उसने मुझे चाय दी और अपने कमरे में जाने लगी। नीति, क्या हुआ? बैठो, टीवी देखो, मैंने कहा। नीति ने बिना मुड़े जवाब दिया। नहीं जय, अब मुझे नींद आ रही है। उसकी आवाज में एक अजीब सी झिझक थी। मुझे अब शर्मिंदगी हो रही थी। मुझे लगा कि नीति मेरे बारे में क्या सोचेगी कि उसके भाई ने उसका ऐसे ही हाथ पकड़ लिया। शायद वह नाराज हो गई होगी। इसी बात को सोचते हुए मैंने जल्दी जल्दी चाय खत्म की, टीवी बंद किया और अपने कमरे में आकर सो गया। नींद तो जैसे कोसों दूर भाग गई थी। सारी रात उसी लम्हे के बारे में सोचता रहा। सुबह मेरे कमरे का दरवाजा हल्के से खुला और नीति ने मुझे आवाज दी, जय, 10 बज गए हैं, सूरज सर पर आ गया है। मैंने आंखें खोली तो नीति मेरे कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वह रात वाले ही कपड़ों में थी। उसको देखते ही मुझे रात वाली हाथ की छुअन और उसके बाद की खामोशी याद आ गई। मैंने उसे देखते ही पूछा, तुम कॉलेज नहीं गई? वह बोली, जय जी, आज मेरा कॉलेज बंद है। और रोही? मैंने पूछा। नीति बोली, रोही तो कॉलेज चली गई है, सुबह 6 बजे की ही निकल गई थी।
मैं बोला, तुम चलो, मैं अभी तरोताज़ा होकर आता हूँ। मैं स्नान घर गया। ठंडे पानी से नहाकर खुद को तरोताज़ा महसूस किया। जब मैं नीचे आया तो नीति रसोई घर में नाश्ता बना रही थी। माँ और पिताजी सुबह सवेरे ही बैंक के काम से निकल चुके थे। मैं रसोई घर में गया तो नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी। नीति छिपकली तो नहीं आई? मैंने छेड़ते हुए पूछा। नीति मुस्कुराकर बोली, नहीं जय, अभी तो नहीं आई, लेकिन आप हैं तो फिर किस बात का डर। उसकी बात सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने नीति से कहा, नीति गिलास दो। नीति ने एक साफ गिलास मुझे दिया और मैं फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर पीने लगा। आज मैं बहुत खुश था। नीति का यह अंदाज मुझे और भी अच्छा लगा। नीति अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी, शायद अपनी सहेली से। मुझे अपनी तरफ झुकते हुए देखकर उसने अचानक अपना मोबाइल छुपा लिया। मैं शरारती अंदाज में बोला, नीति, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे मोबाइल का डिस्प्ले काम नहीं करता, तो ये ठीक कैसे हो गया? कोई जादू हो गया क्या? नीति ने मुस्कुराकर अपने मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए बोली, जय, वह रोही ने अपने दोस्त इमरान को दिया था, उसने ही मरम्मत करवा कर दिया है। मैं थोड़ा गंभीर हुआ। तुम लोग इमरान के साथ इतनी बेतकल्लुफ मत हुआ करो, हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नीति ने मुंह बनाया और बोली, जय, वह आपका पड़ोसी है, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है वह। और हाँ, ये बताइए, आजकल बहुत शरारतें करने लगे हैं आप। वह मेरा ध्यान हटाते हुए बोली। तो मैं बोला, कौन सी शरारत की है मैंने? मुझे तो याद नहीं। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अब इतने भी भोले नहीं हैं। ये कहते हुए वह रसोई घर में चली गई। रसोई घर में जाते हुए नीति ने मुझे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। जय, क्या हुआ? अभी तक वहीं खड़े हैं? मैं बोला, नहीं कुछ नहीं, मैं तो इसलिए खड़ा हूं कि शायद कोई काम हो। नीति बोली, नहीं नहीं, जब होगा तो मैं आपको आवाज दे दूंगी, अभी आप टीवी देखें। मैं हल्का सा मुस्कुराया और लाउंज में आकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर के बाद नीति ने रसोई घर से आवाज दी, जय, यहाँ आए। मैं रसोई घर में गया तो नीति चाय निकाल रही थी। नीति बोली, जय, ये पराठे मेज पर रखें। मैं आगे बढ़ा और पराठे उठाते हुए इस बार जानबूझकर फिर से नीति के हाथ को छुआ। मेरा दिल जोर से धड़का। उसने पलकें झुकाईं और एक लम्हे को सांस थम गई। मैंने पराठे लाकर मेज पर रखे। फिर नीति ने आवाज दी, जय, अंडे भी ले जाएं। मैं फिर रसोई घर में गया और अंडे की प्लेट उठाते हुए इस बार थोड़ा ज्यादा नीति का हाथ जोर से पकड़ा और फिर फौरन छोड़ दिया। उसके चेहरे पर एक सुर्खी दौड़ गई, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। फिर मैं प्लेट लेकर रसोई घर से बाहर आ गया और फिर नीति चाय लेकर बाहर आ गई। नीति और मैंने नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान एक खामोशी थी जो पहले नहीं होती थी। नीति कुछ बोल नहीं रही थी। मैं बोला, नीति, क्या हुआ, चुप क्यों हो? नीति बोली, नहीं जय, कुछ नहीं। मैं बोला, कुछ तो है, तुम्हारा चेहरा बताता है। नीति ने नजरें चुरा लीं और बोली, नहीं, कोई बात नहीं है। मैं चुप हो गया। नाश्ता करने के बाद नीति ने बर्तन उठाए और रसोई घर में रखने लगी। मैंने भी उसकी मदद की। बर्तन धोकर हम रसोई से बाहर आ गए। मैं लाउंज में आकर टीवी देखने लगा। मैं दुकान पर 2 बजे जाता हूँ क्योंकि हमारी बाजार दोपहर 1 बजे तक खुलती है। अभी 11 बजे थे। मैं टीवी देखते हुए नीति के बारे में भी सोच रहा था कि नीति वहीं लाउंज में आ गई। नीति बोली, जय, दोपहर का खाना खाकर जाएंगे? मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी नजरें उसकी गहरी आंखों में खो गईं। उसकी खूबसूरती आज कुछ ज्यादा ही दिलकश लग रही थी। नीति हल्के से मुस्कुराई। जय, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? वह मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैं चौंका और बोला, हाँ, क्या कर रही हो? नीति बोली, मैं पूछ रही हूँ, आप खाना खाकर जाएंगे? मैं बोला, हाँ, कुछ बना लो। नीति मेरे सामने सोफे पर बैठ गई और बोली, अच्छा बताइए क्या बनाऊं? मैं बोला, कुछ भी बना लो जो तुम्हें पसंद हो। नीति बोली, देखती हूँ फ्रिज में क्या रखा है। ये कहकर नीति फ्रिज के पास चली गई और फ्रिज खोलकर बोली, जय, आलू कीमा बना लेती हूँ, आपको पसंद है? मैं बोला, हाँ, यह बना लो, मेरा तो पसंदीदा है। नीति फ्रीजर से कीमा निकालने की कोशिश करते हुए बोली, जय, मेरी मदद करें, कीमा फ्रीजर में जमा हुआ है। मैं उठा, नीति के पास गया और बोला, हाँ, मैं निकाल लेता हूँ। नीति बोली, जय, आप बस फ्रीजर का दरवाजा पकड़ें, मैं निकाल लूंगी। अब मैं नीति के पीछे फ्रीजर का दरवाजा पकड़ कर खड़ा था और नीति कीमे का पैकेट निकालने की कोशिश कर रही थी जो फ्रीजर में बर्फ की वजह से जमा हुआ था। उसकी सांसों की गर्मी मुझे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। कीमे का पैकेट बाहर निकालते ही मैं पीछे हटा और नीति बोली, जय, शुक्रिया, अब आप टीवी देखें, मैं खाना बनाती हूँ। नीति रसोई घर में चली गई। मैंने नीति को कहा कि मैं नहाकर आता हूँ। गर्मी बहुत थी और मैं एक लंबा शावर लेना चाहता था। मैं नहाकर बाहर आया तो हैरानी हुई कि नीति मेरे कमरे के पास खड़ी थी। क्या हुआ नीति? मैंने पूछा। नीति ने घबराहट से भरपूर आंखों से मेरी तरफ देखा और बोली, रसोई घर में छिपकली फिर आ गई है और इस बार वह कैबिनेट पर है। नीति ने मुझे देखा और रसोई घर की तरफ इशारा किया, जय, वह देखें, कैबिनेट पर है। मैं रसोई घर में गया तो छिपकली कैबिनेट पर ही बैठी थी। मैंने नीति से कहा, झाड़ू ला कर दो।
नीति ने झाड़ू ला कर दिया। मैंने छिपकली को मारने के लिए झाड़ू मारी तो वह तेजी से आगे चली गई, रसोई घर के कोने में छिप गई। फिर मैं बोला, नीति, अब छिपकली रसोई घर से बाहर चली गई है, अब तुम अपना काम करो। नीति बोली, जय, आप मेरे साथ रसोई घर में रहें प्लीज। मैं बोला, नीति, मुझे कुछ काम है, दुकान पर जाने से पहले कुछ फाइलें देखनी है। नीति ने इसरार किया, बस थोड़ी देर, फिर आप अपना काम कर लेना, खाना भी तो बनाना है। मैंने कहा, अच्छा जल्दी करो। नीति बोली, जय, जल्दी क्या है, बस कर रही हूँ। अच्छा, मुझे कैबिनेट से मसालों के डिब्बे निकाल कर दें, फिर आप अपने काम पर चले जाइए। मैं नीति के पीछे खड़ा होकर कैबिनेट से मसालों के डिब्बे निकाल कर देता रहा। उसकी खुशबू मेरे नथुनों में बस रही थी। नीति ने अपना काम खत्म किया। उसका चेहरा अब पुरसुकून था। फिर मैंने कहा, चलो हम बैठकर गपशप लगाते हैं। फिर हम दोनों लाउंज में आकर बैठ गए और इधर उधर की बातें करने लगे। मैं उसकी सादगी और खूबसूरती में खोया हुआ था। बातों बातों में मैंने नीति का हाथ जोर से पकड़ा और उसे अपने करीब किया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं उसकी आंखों में गहराई में उतरना चाहता था। इसी लम्हे उसकी उंगली से उसकी एक छोटी सी चांदी की अंगूठी नीचे गिर गई। नीति अंगूठी उठाने ही लगी थी कि अचानक दरवाजे की घंटी की आवाज ने हम दोनों को चौंका दिया कि इस वक्त कौन आ गया। घड़ी की तरफ देखा तो 12 बजे थे। घंटी की आवाज ने हमें हकीकत की दुनिया में वापस ला दिया। मैं जल्दी से ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। दिल में इज्तिराब था। फिर मैंने सोचा कि नीचे जाकर देखूं कि कौन आया था। नीचे आया तो देखा रोही लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। वह कॉलेज से वापस आ गई थी। मैं आया तो रोही ने मुझे देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जय भैया, आप गए नहीं दुकान पर? मैं बोला, बस अभी जा रहा हूँ। और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई कॉलेज से? ये कहते हुए मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गया। नीति कहाँ है? मैंने पूछा। रोही बोली, तरोताज़ा होने गई है, शायद अभी बाहर आएगी। मैं टीवी देखने लगा कि अचानक रोही बोली, ओह। मैंने रोही की तरफ देखा तो जहां उसकी नज़र थी, मेरी नज़र भी उसकी नज़र के ताकुब में गई तो मैं भी परेशान हो गया। नीचे कालीन पर नीति की अंगूठी पड़ी हुई थी। मैंने एकदम अनजान बनते हुए टीवी की तरफ मुतवज्जे हो गया, जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। रोही ने मेरी तरफ देखते हुए नीति की अंगूठी उठा ली। मैं टीवी देखने में मसरूफ रहा। रोही ने अंगूठी उठाई और कमरे में चली गई। अब यह एक नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। नीति जल्दी में अंगूठी गिरा गई थी, जो अब रोही उठाकर कमरे में ले गई थी। मैंने सोचा अब नीति ही इसको संभालेगी। थोड़ी देर बाद नीति भी नहा कर आ गई और रोही भी कपड़े बदल कर आ गई। मेरी और नीति की नजरें मिलीं। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि रोही ने अंगूठी के बारे में पूछा नहीं। नीति बोली, जय, खाना लगा दूं? भूख लगी है सबको। मैं बोला, हाँ लगा दो, हमने खाना खाया। इस दौरान नीति और रोही ने कोई बात नहीं की। मैं खाना खाकर घर से अपनी दुकान की तरफ निकल गया और सारे रास्ते यही सोचते हुए दुकान पर पहुंच गया। दिल और दिमाग में यही बात चलती रही। दुकान पर पहुंचकर मैं ग्राहकों में मसरूफ हो गया। 5 बजे थोड़ा फारिग हुआ तो फिर वही बात मेरे दिमाग में आ गई। मैंने मोबाइल उठाकर नीति को पैगाम भेजा। मैंने कहा, हाय नीति, क्या हो रहा है? नीति ने फौरन जवाब दिया, काम कर रही हूँ। मैं बोला, रोही कहाँ है? नीति बोली, टीवी देख रही है। मैं बोला, तुम अपनी अंगूठी तो लाओ ना, भूल गई थी? नीति ने फौरन जवाब दिया, जय, आज तो बच गए। रोही ने अंगूठी ला कर दी और बोली, आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करें। आपकी अंगूठी लाउंज में पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से बात बनाई जय, ये आज आपको क्या हो गया था? मैं बोला, जान, एक भाई को अपनी बहन से प्यार हो गया है। नीति ने जवाब में लिखा, जय, यह कैसा प्यार है? फिर बोली, जय, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये एकदम से क्या हो गया। मैं बोला, कुछ नहीं, ज्यादा मत सोचो, बस यह जान लो कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। नीति बोली, जय, यह ना हो कि मेरा मोबाइल कभी कभी रोही भी इस्तेमाल कर लेती है। मैं बोला, पैगाम डिलीट कर देना। नीति बोली, ठीक है, लेकिन अब भी एहतियात करें, अब मैं काम करने जा रही हूँ। मैं बोला, रात को पैगाम पर बात करोगी? मैं इंतजार करूंगा। नीति बोली, अच्छा देखूंगी। रोही मेरे साथ होती है इसलिए रात को मुश्किल है। नीति से फिर मेरी बात नहीं हुई। मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैं भी दुकान पर मसरूफ हो गया। 10 बजे दुकान बंद की और घर आ गया। रात का खाना हम सब साथ ही खाते थे। मैं घर आया तो सब लोग लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे और माँ कोई धार्मिक किताब। मैंने माँ और पिताजी को प्रणाम किया। रोही ने मुझे देखते ही खुशी से कहा, जय भैया, जल्दी से तरोताज़ा होकर आए, बहुत भूख लगी है। माँ ने आज मज़ेदार खाना बनाया है। मैं बोला, बस तुम लोग खाना लगाओ, मैं तरोताज़ा होकर आता हूँ। मैं अपने कमरे में आया, एक हल्का शावर लिया और साफ कपड़े बदलकर नीचे आ गया। मेज़ पर खाना लगा हुआ था, थालियों से खुशबू आ रही थी। मैं नीचे आया तो सब लोग मेज़ पर आ गए। नीति और रोही मेरे सामने बैठी थीं। मेरे साथ माँ थी और पिताजी सिरे पर। मैंने नीति की तरफ देखा तो नीति मामूल के अंदाज में खाना खा रही थी,
लेकिन मैंने महसूस किया कि उसकी नज़रें कभी कभी मेरी तरफ उठतीं और फिर फौरन झुक जातीं। खाना खाते हुए पिताजी बोले, जय। घर में सब मुझे जय ही कहते हैं। मैं बोला, जी पिताजी। पिताजी बोले, जय, तुम्हारी चाची की बेटी की शादी का कार्ड आया है, राजस्थान में। अगले हफ्ते को शादी है। मैं बोला, पिताजी, मेरा तो जाना मुश्किल है। आपको तो पता है दुकान बंद नहीं कर सकता, ग्राहकों का नुकसान होगा, आप लोग चले जाएं। रोही बोली, जय भैया चले ना। मैं भी चलूंगी ना, बहुत मजा आएगा। गांव की शादी है, वहां का माहौल ही अलग होता है, हम लोगों का अपनायत का एहसास होता है। मैं बोला, रोही, मेरा भी दिल कर रहा है लेकिन मजबूरी है, दुकान का काम कौन देखेगा। मैंने माँ और पिताजी से कहा कि आप नीति और रोही को ले जाएं, मैं रुक जाता हूँ। मेरे दोस्त की चाची रहीम यार खान के पास एक जगह है, सादिकाबाद के एक गांव में रहती हैं। वह कह रहे थे पिताजी की बहन की बेटी की शादी थी जो राजस्थान में थी, तो सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। पिताजी बोले, बेगम फिर हम लोग चलते हैं, तुम तैयारी कर लो, तुम्हारे बिना तो मैं नहीं जाऊंगा। माँ बोली, जय को मुश्किल होगी, मेरे बेटे को नाश्ते और खाने का मसला होगा, बस आप नीति और रोही को ले जाएं। मेरी तरफ से चाची से माजरत कर लीजिएगा। मैं बोला, नहीं माँ, कोई मुश्किल नहीं होगी, आप लोग सब जाए, मैं सब संभाल लूंगा। हम सब यही बात कर रहे थे तो नीति बोली, आंटी, मेरा जाना मुश्किल है, मेरे कॉलेज के टेस्ट होने हैं। तो रोही बोली, नीति, आपके बिना तो मैं बोर हो जाऊंगी, आप भी चलें। पिताजी बोले, बस तो नीति के टेस्ट हैं तो जय का यही मसला हल हो गया। जय दुकान का काम संभालेगा और नीति घर पर पढ़ाई करेगी। इस पर माँ बोली, नीति भी घर अकेली होगी और अकेली लड़की को घर में छोड़ना ठीक नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि नगमा को कह देती हूँ कि वह कुछ दिन के लिए आ जाए। माँ ने अपना फोन उठाया और नगमा खाला को कॉल करने लगी। आपको नगमा खाला के बारे में बता दूं, नगमा खाला माँ की करीबी दोस्त हैं। नगमा के शौहर दुबई में नौकरी करते हैं और उनकी शादी को 5 साल हुए हैं। नगमा खाला अपने सास ससुर के साथ रहती हैं। अब खाला के आ जाने से नीति के साथ दिल की बात कैसे करूंगा। मैं तो खुश हो गया था कि 4-5 दिन नीति के साथ रहकर अपने दिल की सारी बातें करूंगा, लेकिन अब माँ खाला को भी बुला रही थी। नीति बोली, आंटी, खाला को क्यों तकलीफ दे रही हैं, मैं सब संभाल लूंगी, मैं अकेले रह सकती हूँ। माँ बोली, बेटा, तुम्हारे टेस्ट होंगे और दिन भर तुम घर में अकेली रहोगी। जय तो रात को 10-11 बजे तक आता है, ये ठीक नहीं है। माँ की बात सुनकर नीति चुप हो गई। माँ ने खाला से बात करके हमें बताया कि खाला गुरुवार को आ जाएंगी। ये सुनकर पिताजी बोले, फिर हम तीनों, मैं, माँ और रोही, गुरुवार की रात को सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का नाम से चले जाते हैं। मैंने नीति की तरफ देखा तो वह मामूल के मुताबिक ही थी, उसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था, जबकि रोही उसको बार बार यह कह रही थी कि चलो। नीति बोली, यार रोही, मेरे टेस्ट ना होते तो जरूर चलती, गांव में शादियों का अपना ही मजा है। पिताजी बोले, जय, बाद में तुम और बेटा नीति चाची से मिलने चले जाना, मैं दुकान पर बैठ जाऊंगा तुम्हारी जगह। मैं बोला, हाँ ये ठीक है। नीति ने भी मेरा साथ दिया। नीति बोली, हाँ, मैं और जय भैया चले जाएंगे। मेरे दिमाग में अब ये चल रहा था कि खला के होते हुए तो कुछ भी बात नहीं हो सकेगी, मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। पिताजी माँ से बोले कि अब तुम तैयारी कर लेना। माँ ने रोही को भी कहा कि तुम भी अपने कपड़े वगैरह देख लेना। माँ, पिताजी और रोही अपने अपने कमरों में चले गए। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया और इसी बारे में सोचते हुए सो गया। अगली सुबह मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 10 बज रहे थे। मैं स्नानघर से फौरिग होकर नीचे आया तो माँ लाउंज में बैठी हुई थी। मैंने माँ से पूछा, माँ खैरियत, आज बैंक नहीं गई। माँ बोली, आज छुट्टी है, बैंक बंद है, बाजार भी जाना है और शादी में जाने की तैयारी करनी है, बहुत काम है। माँ बोली, नाश्ता बना दूं। मैं बोला, जी माँ, बहुत भूख लगी है। माँ रसोई घर में नाश्ता बनाने चली गई। नीति और रोही कॉलेज चली गई थी, मैं टीवी देख रहा था। कुछ देर के बाद माँ नाश्ता लेकर आ गई। मैंने नाश्ता किया, जो माँ के हाथ का बना हुआ पराठा और अचार था। माँ बोली, जय, नाश्ता करके मेरे कमरे की अलमारी के ऊपर से हैंड कैरी उतार देना, सफ़र के लिए सामान पैक करना है। मैं बोला, ठीक है माँ, और जाकर हैंड कैरी उतार कर माँ को दी। फिर मैं वापस जाकर अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए सो गया, शायद थकान की वजह से। शाम को 7 बजे आँख खुली, मैं उठा, तरोताज़ा होकर नीचे आया तो पिताजी घर आ गए थे और सब लोग चाय पी रहे थे। चाय की खुशबू से घर महक रहा था। नीति बोली, जय भैया चाय लेकर आओ, मैंने अभी बनाई है। मैं बोला, हाँ ले आओ, और लाउंज में बैठ गया। पिताजी कल का प्रोग्राम बनाने लगे। माँ और रोही ने कल की तैयारी कर ली थी। पिताजी बोले, जय, तुम हम लोगों को रेलवे स्टेशन छोड़ आना, हमें रात की ट्रेन लेनी है। मैं बोला, जी पिताजी, कोई फिक्र ना करें। हम लोग बातें कर रहे थे कि घंटी बजी। पिताजी बोले, देखो जय कौन आया है, शायद कोई मेहमान है। मैं दरवाज़ा खोलने गया तो देखा खाला अपने देवर रोहित के साथ आई थी। उनको देखकर मैंने उनको अंदर आने को कहा। खाला मुझे देखकर बोली, और जय, खाला को भी कभी याद कर लिया करो, इतने बड़े हो गए हो और मिलने नहीं आते।
खाला को आज बहुत अरसे बाद देखा था। खाला ने हल्के गुलाबी रंग की बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, जो उनकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। आपको जैसे पहले भी बताया था कि खाला की शादी को 5 साल हो गए हैं और उनके शौहर नौकरी के लिए दुबई में होते हैं। खाला का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए खाला अभी भी एकदम चुस्त और खूबसूरत जिस्म की मालिक है। लंबा कद, भरा भरा जिस्म, और आज तो साड़ी में और भी प्यारी लग रही थी। खाला आते हुए सबका हालचाल लेती हुई अंदर आ गई। माँ ने देखा तो खाला को गले लगा लिया और उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। खाला ने पिताजी को प्रणाम किया और नीति और रोही को प्यार किया। मैं बोला, खाला मैं भी तो हूँ, मुझे कौन प्यार करेगा। इस पर खाला आगे बढ़ी और मुझे भी प्रणाम किया और मेरे गाल पर हल्का सा प्यार किया। फिर खाला माँ के पास बैठकर बोली, माँ जी आप लोग कब जाएंगे शादी में। माँ बोली, कल जाना है, रात की ट्रेन है। खाला बोली, ठीक है, मैं दोपहर तक आ जाऊंगी, घर में मेरा सामान पड़ा है। माँ बोली, अभी कहाँ जा रही हो, रात यहीं रुक जाओ। खाला ने कहा कि उन्हें एक जगह शादी में जाना है, इसलिए वह अभी रुक नहीं सकती। फिर खाला मेरी तरफ देखा और साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, जय बेटा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई नया सौदा किया है। मैं बोला, खाला ठीक चल रहा है, सब आपकी दुआओं से अच्छा है। खाला माँ से बोली, माँ जी अब इसकी भी शादी कर दें, अब यह भी जवान हो गया है, कब तक ऐसे ही अकेला रहेगा। माँ बोली, अभी नहीं, जब कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो देखूंगी, अभी तो छोटा है। फिर खाला मेरी तरफ देखते हुए बोली, जय बेटा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। मैं दिल में बोला, हाँ जी खाला, फल तो मिलना शुरू हो गया है, अब बस इसे पकने की देर है। कुछ देर बात करने के बाद खाला अपने देवर रोहित के साथ चली गई। हम लोग लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। मैंने माँ की तरफ देखा तो माँ रोही के साथ कल जाने की तैयारी में मसरूफ थी, कपड़े वगैरह देख रही थी। नीति रसोई घर में काम कर रही थी। मैं लाउंज में से उठकर अपने कमरे में आ गया कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मैंने आंखें खोली तो दरवाजे पर मेरी छोटी बहन रोही खड़ी थी, उसके हाथ में एक खाली बैग था। रोही बोली, जय भैया आपका बैग लेना था, मेरे बैग की जिप खराब है और मुझे सफ़र के लिए बड़ा बैग चाहिए। मैं बोला, अलमारी के ऊपर रखा है, ले लो। रोही बोली, जय भैया बैग आप उतार कर दें, मुझसे नहीं उतरेगा, मैं छोटी हूं ना। फिर बोली, जय भैया मैं नीचे जा रही हूँ, आप बैग नीचे ले आइए। मैंने कहा, मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैंने उठकर बैग उसको उतार कर दिया और मैंने लाइट बंद की और सो गया। अगली सुबह आंख कमरे के दरवाजे की तेज दस्तक से खुली। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो माँ कमरे में आ गई और बोली, 10 बज रहे हैं, अभी तक सो रहे हो, नीचे आओ, हम सब तैयार हैं। ये कहते हुए माँ चली गई और मुझे कहा कि तरोताज़ा होकर नीचे आओ और नाश्ता कर लो। थोड़ी देर के बाद मैं नीचे आया और फिर मैं टीवी ऑन करके नाश्ते का इंतजार करने लगा। इसी दौरान दरवाजे की घंटी बजी। मैं दरवाज़ा खोलने गया तो नीति और रोही भी कॉलेज से आ गई थीं। दोनों ने मुझे प्रणाम किया और अंदर आ गईं। माँ मेज़ पर नाश्ता रख रही थी। गरम गरम पोहे और जलेबी की खुशबू फैली हुई थी। रोही बोली, लो जी, यहाँ तो अभी नाश्ता ही चल रहा है। जय भैया आज इतना देर से नाश्ता। मैंने रोही से कहा, यार आज आंख देर से खुली और माँ ने भी नहीं उठाया, शायद आज वह जल्दबाजी में थी और मेरा ख्याल नहीं रहा। माँ रसोई घर से बाहर निकली और बोली, चलो तुम दोनों तरोताज़ा होकर आओ और घर की सफाई भी करनी है। जय तुम भी जल्दी से नाश्ता करो और दुकान पर जाओ और शाम को जल्दी आ जाना, हमें स्टेशन छोड़कर भी आना है। मैंने नाश्ता किया, ऊपर कमरे में आकर कपड़े बदले और नीचे आया तो खाला लाउंज में बैठी थी और माँ से बातें कर रही थी। मैंने खाला को प्रणाम किया। खाला मुझे देखते हुए बोली, जय बेटा कैसे हो, आज बहुत फ्रेश और स्मार्ट लग रहे हो, कोई खास बात है। फिर माँ बोली, अच्छा अब ज्यादा बातें नहीं करो और दुकान पर जाओ, तुम्हें स्टेशन भी छोड़ना है। मैंने मुस्कुराकर कहा, ओके जी, जा रहा हूँ। और यह कहते हुए मैं घर से बाहर आया और बाइक घर से बाहर निकाली और दुकान की तरफ रवाना हो गया। दुकान पर ग्राहकों के साथ मसरूफ था कि मोबाइल पर पैगाम की घंटी बजी। मोबाइल देखा तो रोही का पैगाम था। जय भैया कब तक आएंगे, माँ पूछ रही हैं, सामान पैक करना है। मैं बोला, रोही अभी बताता हूँ, जरा ग्राहक से फॉरवर्ड हो जाऊं। थोड़ी देर के बाद फारिग हुआ और वक्त देखा तो 5 बज रहे थे। मैंने रोही को पैगाम भेजा। मैंने कहा, हाँ अब बोलो। रोही बोली, जय भैया आपकी माँ कह रही हैं कि आप जल्दी आ जाइए, तैयारी मुकम्मल करनी है। मैं बोला, हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा, ट्रेन तो 9 बजे की है, काफ़ी वक्त है। माँ कहाँ है। रोही बोली, माँ खाला और नीति बाजार गए हैं, शायद कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने गई हैं। मैं बोला, अच्छा। रोही बोली, जय भैया एक बात पूछूं, नाराज़ तो नहीं होंगे। मैंने हाँ कहा, नहीं पूछो, क्यों नाराज़ होऊंगा, बेझिझक पूछो। रोही बोली, जय भैया ये बात सामने पूछने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए पैगाम पर पूछ रही हूँ। मैं बोला, जी जी जो पूछना है पूछ लो। रोही बोली, आप नीति को पसंद करते हैं ना, प्रेम की रीत, क्या दिल के धागे मिल पाएंगे। अंतिम भाग।
रोही का यह सवाल मेरे लिए एक धमाके की तरह था। आप नीति को पसंद करते हैं ना? मेरे हाथों से मोबाइल गिरने ही वाला था। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि इसका क्या जवाब दूं। अगर मैंने सीधा हाँ कह दिया तो रोही क्या सोचेगी, और अगर नहीं कहा तो यह झूठ होगा जो मेरे दिल को गवारा नहीं था। मैंने संभलते हुए रोही को पैगाम भेजा। रोही, ये तुम क्या पूछ रही हो? भला ऐसा भी होता है? मैंने बात को टालने की कोशिश की। रोही ने फौरन जवाब दिया, भैया, मैं सब समझती हूँ। आपकी नजरें बताती हैं, और नीति भाभी भी कुछ बदली बदली लग रही हैं। उसने नीति भाभी लिखा। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। मैंने लिखा, रोही तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। रोही बोली, चलो ठीक है, मान लिया कुछ नहीं, लेकिन आप सोचें जरूर। उसके बाद रोही का कोई पैगाम नहीं आया। मैं दुकान पर काम में मसरूफ रहा, लेकिन रोही की बातें मेरे दिमाग में गूंजती रहीं। क्या वाकई ऐसा था कि मेरी आंखें सब कुछ बयान कर देती थीं, और क्या नीति भी कुछ महसूस करती थी? इन सब बातों में वक़्त का पता ही नहीं चला। रात के 10 बज गए। मैंने दुकान बंद की और घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचा तो सब लोग लाउंज में थे और स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे थे। माँ, पिताजी और रोही सफर के लिए तैयार थे। नगमा खाला भी आ चुकी थीं और नीति के साथ बातें कर रही थीं। माँ ने मुझे देखते ही कहा, जय, जल्दी से तरोताज़ा होकर आ जाओ, हमें निकलना है, ट्रेन का वक़्त हो रहा है। मैंने प्रणाम किया और सीधा अपने कमरे में चला गया। जल्दी जल्दी एक शावर लिया, साफ कपड़े पहने और नीचे आ गया। नीचे आया तो खाला ने मुझे देखते ही प्यार भरी नजरों से देखा। जय बेटा, आ गए, बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैंने मुस्कुराते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। खाला का मिजाज हमेशा से हंसमुख था। पिताजी बोले, चलो बेटा, अब निकलते हैं, देर हो रही है। हम सब स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। माँ, पिताजी और रोही एक टैक्सी में बैठे और मैं अपनी बाइक पर उनके पीछे गया। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और उसके इंजन से हल्की हल्की भाप निकल रही थी। माँ और पिताजी ने खाला और नीति को गले लगाया। रोही ने नीति को जोर से जट्ठी डाली। नीति दी, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई खूब करना, मैं तुम्हें याद करूंगी। नीति ने उसे प्यार किया। तुम भी अपना ख्याल रखना और जल्दी आना। रोही ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर आंख मारी, जैसे कोई राज हो हमारे बीच। उसकी इस हरकत से मुझे हंसी आ गई, लेकिन नीति ने उसे नोट नहीं किया। पिताजी ने मुझे कंधे पर हाथ रखा। जय बेटा, अपना ख्याल रखना और दुकान का काम भी देखना। नीति और नगमा का भी ख्याल रखना, मैंने कहा। जी पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ट्रेन चलने का सिग्नल हुआ और सब लोग ट्रेन में सवार हो गए। मैंने उन्हें हाथ हिलाया जब तक कि ट्रेन आंखों से ओझल ना हो गई। स्टेशन से वापस घर आते हुए रास्ते में खामोशी थी, जो मेरे दिल में चल रही हलचल से बिल्कुल बरक्स थी। घर आकर खाला और नीति लाउंज में बैठी और मैंने उन्हें पानी पेश किया। नीति, आज तो काफी देर तक जगाए रखा तुमने मुझे। मैंने हल्के से उसे छेड़ा। नीति ने शर्माते हुए कहा, जय भैया, वह छिपकली की वजह से था ना। खाला ने हमें देखकर कहा, तुम दोनों तो अब भी बच्चे हो, छिपकली से डरते हो। खाला हंस पड़ी। रात का खाना नीति ने खाला की मदद से बनाया। हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। खाला ने खाने की तारीफ की और नीति शर्मा गई। खाना खाने के बाद खाला और नीति अपने कमरे में चली गईं। मैं ऊपर अपने कमरे में आ गया। मेरे दिल में था कि नीति को एक पैगाम भेजूं, लेकिन खाला के वहां होने की वजह से हिचकिचा रहा था। मैंने सोचा कि सुबह कॉलेज की छुट्टी है, तो शायद कल दिन में मौका मिले। अगली सुबह मेरी आंख 10 बजे खुली। मैं तरोताज़ा होकर नीचे आया तो देखा खाला और नीति नाश्ता कर रहे थे। खाला ने मुझे देखकर कहा, आ गई जय बेटा, आ जाओ नाश्ता कर लो। मैं नाश्ते की मेज़ पर बैठ गया। नाश्ता करते हुए खाला ने नीति से कहा, नीति, आज हम सब शहर के मंदिर चलते हैं, महादेव के दर्शन करके आते हैं। नीति खुशी से बोली, जी खाला, ज़रूर। फिर खाला ने मेरी तरफ देखा, जय बेटा, तुम भी चलोगे? मैंने कहा, खाला, मेरा तो दुकान का वक़्त होता है, आप लोग हो आए, मैं फिर कभी चला जाऊंगा। खाला ने जोर दिया, नहीं जय, आज दुकान का क्या काम, एक दिन की तो बात है, चलो, तुम्हें प्रसाद भी मिलेगा। मैं इनकार ना कर सका। अच्छा ठीक है खाला। नाश्ता करने के बाद नीति और खाला तैयार होने चली गईं। मैंने अपने कपड़े बदले और नीचे आकर इंतजार करने लगा। खाला और नीति तैयार होकर आई तो नीति ने एक खूबसूरत नारंगी रंग की सूती साड़ी पहनी हुई थी, जो उस पर बहुत जच रही थी। उसके खुले बाल और हल्की सी बिंदियां उसकी सादगी को चार चांद लगा रही थीं। उसे देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। खाला ने भी एक खूबसूरत सूट पहना हुआ था। हम तीनों शहर के पुराने महादेव मंदिर की तरफ रवाना हो गए। मंदिर में काफी भीड़ थी, लोग भजन गा रहे थे और पूजा की तैयारियां चल रही थीं। हमने कतार में खड़े होकर दर्शन किए। दर्शन के बाद खाला ने पुजारी जी से प्रसाद लिया। मंदिर से बाहर निकलते हुए नीति का पांव फिसला। मैंने फौरन उसे थाम लिया। हमारा हाथ फिर एक दूसरे से छुआ और इस बार मैंने उसका हाथ थोड़ी देर ज्यादा देर तक थामे रखा। नीति ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी शर्म और एक सवाल था।
मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ छोड़ दिया। खाला को इस बात का एहसास नहीं हुआ। मंदिर से हम लोग बाजार गए, जहां खाला ने कुछ खरीदारी की। नीति भी मेरे साथ साथ चलती रही। मैंने मौका देखकर उसे हल्के से कोहनी मारी। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो नीति। नीति का चेहरा सुर्ख हो गया। जय भैया, आप भी ना। उसने नजरें झुका लीं। शाम ढलने लगी थी। हम लोग घर वापस आ गए। रात के खाने के बाद खाला थकी हुई थी, वह जल्दी सो गई। नीति ने बर्तन साफ किए और फिर लाउंज में आकर मेरे पास बैठ गई। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी। माहौल पर सुकून था और हम दोनों अकेले थे। मैंने दिल में हिम्मत जमा की और नीति की तरफ मुड़कर कहा, नीति, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नीति ने अपनी नजरें टीवी से हटाकर मेरी तरफ की। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। जी, जय भैया। मैंने लंबी सांस ली। नीति, मुझे नहीं पता यह कैसे और कब हुआ, लेकिन मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। नीति का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जय भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हम भाई बहन हैं। हाँ, मुझे पता है। मैंने उसका हाथ थाम लिया। लेकिन यह एक रिश्ता है जो दिल से जुड़ा है। क्या तुम कुछ महसूस नहीं करती? नीति ने अपना हाथ आहिस्ता से छुड़ाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जय भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बहुत अजीब है। वह उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मेरे दिल को धक्का लगा। मैंने उसे रोका। नीति रुको, मेरी बात तो सुनो। वह दरवाजे पर रुकी, बिना मुड़े। जय भैया, प्लीज, मुझे वक्त चाहिए। मुझे समझने दें ये सब। और वह अपने कमरे में चली गई। मैं वहीं सोफे पर बैठा रहा। मेरा दिल डूबा जा रहा था। क्या मैंने जल्दी कर दी? क्या मैंने उसे डरा दिया? पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में सिर्फ नीति का चेहरा और उसकी आंखों में वह हैरत और आंसू थे। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, नहा धोकर तैयार हुआ और नीचे आया तो नीति रसोई घर में नाश्ता बना रही थी। खाला अभी सो रही थी। माहौल मामूल का था। नीति ने मुझे देखा। उसकी आंखों में कोई खास तासुर नहीं था। जय भैया, नाश्ता तैयार है, कर लें? उसने मामूल की आवाज में कहा। मैं नाश्ता करने लगा। खामोशी बहुत ज्यादा थी। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ थामा। नीति ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। उसने मेरी आंखों में देखा और एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई। जय भैया, मुझे भी आप अच्छे लगते हैं, उसने आहिस्ता से कहा। मेरे दिल में हजारों घंटियों की आवाजें गूंज उठीं। मुझे यकीन नहीं आया। सच में? मैंने पूछा। नीति ने शर्माते हुए सर हिलाया। हाँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। हम मिलकर इसको आसान बनाएंगे, मैंने कहा। इसी लम्हे खाला लाउंज में आ गईं। उनकी आंखें नींद से बोझिल थीं। हम दोनों ने फौरन हाथ छोड़ दिया। क्या हो रहा है? इतनी सुबह सुबह कौन सा राज चल रहा है? खाला ने छेड़ते हुए कहा। हम दोनों शर्मा गए। अगले चंद दिन मेरे लिए ख्वाब की तरह थे। नीति और मैं चुपके चुपके एक दूसरे के करीब आ रहे थे। हमारी नजरों में, बातों में और छोटे छोटे इशारों में एक नया रिश्ता बन रहा था। रोही ने हमारी खामोश मोहब्बत को भांप लिया था और वह अक्सर हमें देखकर मुस्कुराती थी। जब माँ, पिताजी और रोही शादी से वापस आए तो घर में फिर रौनक बहाल हो गई। रोही ने मुझे देखते ही कहा, भैया मुबारक हो, और उसने आंख मारी। मैंने समझ लिया कि उसे सब पता चल गया था। माँ और पिताजी ने अगले चंद दिनों में फिर मेरे रिश्ते की बात की। जय, चाची का फोन आया था। वह अगले हफ्ते आ रही हैं, लड़की वालों के साथ, माँ ने बताया। मेरे दिल में धक से हुआ। मैंने नीति की तरफ देखा। उसका चेहरा परेशान हो गया। रात को मैं नीति के कमरे के पास गया। उसने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। जय भैया, क्या करेंगे? उसने पूछा। हम बात करेंगे माँ पिताजी से, मैंने कहा। अगली सुबह मैंने पिताजी से बात करने का फैसला किया। मैं लाउंज में गया जहाँ पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है, मैंने कहा। पिताजी ने अखबार रख दिया। हाँ बेटा, बोलो। मैंने हिम्मत की और कहा, पिताजी, मैंने शादी के लिए नहीं सोचा है, कम अज कम अभी नहीं, और अगर कभी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से करूंगा। पिताजी ने हैरत से मेरी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें कोई पसंद है? मैंने नीति की तरफ देखा जो दूर खड़ी हमें सुन रही थी। मैंने हाँ में सर हिलाया। पिताजी गंभीर हो गए। कौन है? पिताजी, वह। मैंने गहरी सांस ली। वह नीति है। पिताजी की आंखों में गुस्सा और हैरत थी। ये तुम क्या कह रहे हो? वह तुम्हारी बहन है। खाला जो पास बैठी थी ने बात सुनी। यह क्या कह रहा है जय? माँ भी रसोई घर से बाहर आ गई। घर में एक तनाव की फिजा छा गई। नीति ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ था। रोही पीछे से आई और मेरे पास खड़ी हो गई। पिताजी, भैया सच कह रहे हैं। नीति दी भी। उसने नीति की तरफ इशारा किया। माँ ने खाला की तरफ देखा। खाला ने मेरी तरफ देखकर एक लम्हे को सोचा, फिर कहा, माँ जी, बच्चे बड़े हो गए हैं, ये दिल का मामला है। पिताजी का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। ये क्या तमाशा है? हिंदू धर्म में भाई बहन से शादी नहीं होती। पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा। ऐसा कोई उसूल नहीं जो कहे कि भाई बहन से प्यार नहीं हो सकता अगर रिश्ते दूर के हों।
माँ ने पिताजी को ठंडा करने की कोशिश की। पिताजी, बच्चों को समझने का मौका दें। कई दिन तक घर में तनाव रहा। पिताजी ने मुझसे बात नहीं की। नीति अपने कमरे में बंद रहती। रोही ने मेरे और नीति के बीच राब्ता बनाए रखा। खाला ने भी माँ और पिताजी को समझाने की कोशिश की कि मोहब्बत को रिश्तों की हदों में नहीं बांधा जा सकता। आखिरकार एक शाम पिताजी ने मुझे बुलाया। जय, अगर तुम वाकई नीति को पसंद करते हो तो तुम्हें उसे खुश रखना होगा। मेरी आंखों में चमक आ गई। जी पिताजी, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। माँ ने भी नीति से बात की और नीति शर्माते हुए राजी हो गई। एक हफ्ते बाद हमारे घर में एक छोटी सी रस्म हुई, जिसमें दोनों खानदानों ने हमारे रिश्ते को कबूल किया। नीति और मैंने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इकरार किया और सबकी दुआएं ली। रोही ने सबसे ज्यादा खुश होकर भंगड़ा डाला। जिंदगी एक प्रेम कहानी है, जहां अनपेक्षित मोड़ आते हैं। कभी कभी मोहब्बत हमें वहां ले जाती है जहां हमने सोचा भी नहीं होता। जय और नीति की कहानी इस बात का सबूत है कि दिल के रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं और सच्ची मोहब्बत हर रुकावट को पार कर सकती है।